नमस्कार, देवभूमि के चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे धधकते जंगल, सुलगते पहाड़। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है और आलम यह है कि आग जंगलों से अब तक कई गांवों को फैल चुकी है। उत्तराखंड में करीब 110 से ज्यादा अलग अलग आग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जंगलों की इस आग की वजह से राज्य के करीब 1200 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। आग की वजह से राज्य भर में 5 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आग बुझाने के लिए वन विभाग के साथ ही स्थानीय लोग भी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे पहाड़ में इस वक्त जंगलों में लगी आग का धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है। जंगलों की आग बुझाने में सेना के हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा शासन स्तर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि वनाग्नि के लिए सरकार हर मोर्चे पर कार्य कर रही है। सेना की सहायता लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी अराजक तत्व जंगलों में आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य में वनाग्नि के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी के साथ ही राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। जल्द ही कांग्रेस एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात करेगा। सवाल यह है कि आखिर क्यों समय रहते सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड के धधकते जंगलों की आग विकराल होती जा रही है। आलम यह है कि अब तक 1200 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो गए हैं। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं शासन स्तर पर भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया है आग बुझाने के लिए पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी के जवान भी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा युवक और महिला मंगल दलों को भी सहयोग में लिया जाएगा। इसके साथ ही क्लाउड सीडिंग को लेकर भी आईआईटी रुड़की से बात की जा रही है। वहीं जंगल में बार बार आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वन संपदा को हुए नुकसान की भी भरपाई आग लगाने वालों से ही की जाएगी। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। ये तो 1 सप्ताह का टाइम सीएम साहब ने ही परसों दिया था, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज फिर से हम लोगों ने बैठक की कि जो निर्देश दिए थे वो सारे कंप्लायंस हो जाएं। तो उन सब में कंप्लायंस हो रही है। 1 सप्ताह का टाइम है। हम लोग ये कह रहे हैं कि 1 सप्ताह में वनाग्नि को कंट्रोल किया जाएगा उत्तराखंड में। ये सभी लोग मिल के समन्वित प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लोगों की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार ये वनाग्नि की समस्या बनी हुई है और उस क्षेत्र में हमारे वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय उपजिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम वहां उस जो भी लोग वहां पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक एसओपी बनाई है। उसमें फॉरेस्ट एक्ट में और वाइल्ड लाइफ एक्ट में पहले हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे और उसके बाद जो पुराना डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज़ एक्ट है और जो हमारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो हमने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने पर जो मुआवजे का हमने प्रावधान किया है, उसके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 किलोमीटर है, जिसमें से 86% पहाड़ी है और 65 से 70% जंगल से ढका हुआ है। इसमें से करीब 1200 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं ये आग लगातार बढ़ते हुए अब कई स्थानों पर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। वहीं वनाग्नि से राज्य के पर्यटन कारोबार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अब इस मामले में राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं पर सरकार को घेरा है
और साथ ही राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। जल्द कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात भी करने जा रहा है। कि वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा हर एक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो लगातार अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं और उनके द्वारा सभी जिलाधिकारियों को एक सप्ताह तक वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। इसके लिए जन सहभागिता के माध्यम से भी लोगों को वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए, वनों की आग को बुझाने के लिए, लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बेकाबू होती जा रही है। हालांकि सरकार एक सप्ताह में वनाग्नि की रोकथाम का दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति काफी विकट होती जा रही है। तापमान बढ़ने और बारिश न होने से जंगलों में लगी आग और बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता की बात है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते तैयारी पूरी नहीं की? आखिर क्यों शासन प्रशासन ने पहले ये तत्परता नहीं दिखाई? आखिर कब धधकते जंगलों से उत्तराखंड वासियों को राहत मिलेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ले चलते हैं। यह प्रज्वल रेवन्ना जिस पार्टी से संबंधित हैं, उस पार्टी से गठबंधन भाजपा का हो उससे पहले भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कर्नाटक के देवराज गौड़ा पत्र लिखकर अमित शाह को सूचित करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना पे इतने गंभीर आरोप हैं। फिर भी गठबंधन होता है, प्रज्वल रेवन्ना जॉइंट कैंडिडेट होता है भाजपा का और जेडीएस का। प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं उनके लिए और कहते हैं इस बलात्कारी को वोट दोगे तो मुझे वोट मिलेगा, मुझे मजबूती मिलेगी। ये स्थिति आ गई इस देश के प्रधानमंत्री की। 400 पार का नारा और एक बलात्कारी की सहायता चाहिए अब आपको। और बलात्कारी भी कोई छोटा मोटा नहीं, 3000। सोचकर शर्म आती और घिन आती कि हमारी राजनीति में ऐसे लोग हैं और उनका स्थान है, और वो भी ऐसा स्थान कि मोदी जी के परिवार में स्थान है उनका। रूह कांप जाती है कि जिस देश के राजा को इसमें कोई खामी नहीं नजर आती, प्रज्वल रेवन्ना से हाथ मिलाने में कोई खामी नहीं नजर आती, उसके लिए प्रचार करने में कोई खामी नहीं नजर आती, उस राजा की प्रजा में महिलाएं सुरक्षित कैसे रह सकती हैं, मुझे यह बताइए आप। बृजभूषण शरण सिंह, अरे जब मेडल मिला तो मेडल से चिपक कर ऐसे खड़े थे साहब जो खुद जीत कर लाए हो। ये बेटियां मेरे परिवार की बेटियां हैं बोल रहे थे। हुआ उन सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को, बृजभूषण शरण सिंह का परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये सब पूरा देश ने पिछले 2 चरणों में देखा। हर चीज उधार की। जब ये सरकार बना रहे थे तो जो योजनाएं थी वो यूपीए से ली, नाम बदल दिए। वो नल जल योजना हो, वो स्वच्छ भारत योजना हो, तमाम योजनाओं में सिर्फ नामकरण संस्कार किया। योजनाएं यूपीए की उधार में ली। 10 साल हो गए, अब नेता भी हमसे उधार ले रहे हैं, प्रवक्ता भी हमसे उधार ले रहे हैं, नैरेटिव भी हमसे उधार ले रहे हैं, एजेंडा भी हमसे उधार ले रहे हैं। तो साहब 10 साल आप कर क्या रहे थे जब ना एजेंडा आपका, ना नैरेटिव आपका, ना नेता आपका है क्या है आपका? आप किसी को वॉशिंग मशीन दिखाकर लालच दो, डराओ, उसको अपनी पार्टी में ले जाओ, फिर उससे कुछ कहलवाओ, मनगढ़ंत बातें कहलवाओ, और फिर उन मनगढ़ंत बातों का सहारा लेकर प्रचार करो। ये 10 साल में आपने कमाया है। शर्म आनी चाहिए 10 सालों के आपके राज को। आपने क्या अर्जित किया इन 10 सालों में कि आपके पास अपना मुद्दा नहीं है, अपने नेता नहीं है, अपना एजेंडा नहीं है, अपना नैरेटिव नहीं है क्या आपका? क्यों जनता आपको वोट दे? ये बात साहब समझ चुके हैं, ये बात उन्हें भी समझ में आ रही है। इसीलिए रोज जहां प्रचार करते हैं वहां जाकर नया झूठ। आज जो 400 पार कर रहे थे, अब 150 पार भी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, ये वो भी समझते हैं।
लोगों को एक भरोसा राहुल गांधी की बातों पर हो रहा है, और वो भरोसा कोई मुफ्त में नहीं मिला है। उसके लिए मेहनत की है, राहुल गांधी ने पसीना बहाया है, 4000 किलोमीटर पैदल चले, 6000 किलोमीटर दूसरी यात्रा की, 10-11 हजार किलोमीटर इस देश में, इस देश का चप्पा चप्पा घूमे, देश का विश्वास जीता। अब अगर राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं तो ये कितना ही एजेंडा को डिरेल करने की कोशिश कर ले, मोदी जी नए नए थ्योरीज लेकर आ जाएं, झूठ बोलें, जो भी करें, लोगों को अब न्याय की बात पर भरोसा है। उस बात को अब मोदी जी की कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई झूठ, उस बात से अब लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकता। इस बात जहां तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर आप सुन रहे थे, जहां पर प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगाते हुए और उसके बाद केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। और देवभूमि के दंगल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जिस तरीके से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं से जो वन्य जीव हैं वो कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों का भी रुख कर रहे हैं, लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होनी है, ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या लोगों के लिए होगी जब लोग आएंगे, क्योंकि धुआं जिस तरीके से उठ रहा है, सफोकेशन हो रहा है, तमाम चीजें हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल ये है कि जब उत्तराखंड के जंगलों में हर साल आग लगती है तो सरकार पहले से इसका प्रबंध करके क्यों नहीं रखती? वन विभाग क्या कर रहा था, वन विभाग के लोग क्या कर रहे थे, आज इसी पर चर्चा। लक्ष्मी अग्रवाल जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जितेंद्र बिष्ट जी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवचंद उत्तराखंडी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत लक्ष्मी अग्रवाल जी आपके साथ ही करते हैं। जिस तरीके से आग लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार जाहिर है कि कोशिशें कर रही है कि आग को बुझाया जा सके, लेकिन सवाल यह है कि जब उत्तराखंड के जंगलों में हर साल आग लगती है तो पहले से व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी, जैसा कि आपने अभी देखा भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये निश्चित रूप से जो वनाग्नि इस समय उत्तराखंड में फैली वो बहुत ही गंभीर, बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही गंभीर चुनौती है सरकार के लिए भी, और इस चुनौती से पार पाने के लिए ही, जैसा कि भी माननीय मुख्यमंत्री जी के तमाम अपनी चुनावी जो व्यवस्थाएं थी उसको सबको स्थगित करके तुरंत बैठकें वो ले रहे हैं सचिवालय में। उससे पहले भी लगातार उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से, जो जिलाधिकारी है, मुख्य सचिव से लगातार वो दिशा निर्देश देते रहे हैं इस पे। और इसके साथ साथ देखिए, जैसा कि जंगलों में आग लगने के कई कारण है, लेकिन सरकार अपने स्तर पे, चाहे वो युवक मंगल दल, महिला मंगल दल से सहयोग लेने की बात हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर से बारिश करने की बात सरकार करवा रही है इस समय, और यहाँ तक कि IIT रुड़की से जो कृत्रिम बारिश का जो प्रावधान है उसके लिए भी सरकार उस पर भी विचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार हर मोर्चे पे बहुत ही संजीदा होकर इस पे काबू पाने का पूरा प्रयास कर रही है। और जैसा कि 1 सप्ताह का समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को भी दिया है, निश्चित रूप से हमें लगता है कि इस पे काबू पा लिया जाएगा। और यहाँ तक कि देखिए, अधिकारियों ने मुझे लगता है कि सरकार प्रशासन के साथ साथ जो जन सहभागिता है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, चाहे वो युवक मंगल दल हो, चाहे वो वन विभाग के अधिकारी हो, चाहे वो महिला मंगल दल हो, जो तमाम लोकल लोग हैं उनकी सहभागिता भी इसमें बहुत जरूरी है। और सरकार ने यहाँ तक कि अब देखिए, इसमें गैंगस्टर एक्ट लगाने तक की बात कही कि जो बार बार वनाग्नि आग लगाता पाया गया उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की सरकार ने तैयारी करी है। सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि वनाग्नि से जो नुकसान है उसकी भरपाई उससे की जाएगी। तो सरकार अपने हर स्तर पे, हर मोर्चे पे जो है वो उस पे आग पे काबू पाने का प्रयास कर रही है। और निश्चित रूप से मुझे जैसा लगता है कि चाहे वो जिलाधिकारियों को भी उन्होंने 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट देने का जो प्रावधान लक्ष्मी अग्रवाल जी, हम ये तो कह ही नहीं रहे कि आप अभी प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने पूर्व में क्या कोशिशें की थी या आपको पहले से क्या करना चाहिए था। हमारा ये मुद्दा ही नहीं है कि आप अब क्या कर रहे हैं, हमारा तो ये मुद्दा है कि आपने पहले से तैयारियां क्यों नहीं की इनको लेकर। 4 धाम यात्रा सर पे है, अब मुझे बताइए ना, आप लोगों को क्या संदेश देंगे?
यशी जी, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि अगर पता चले कि यहाँ पे आग लगी है तो यहीं पे लगनी है। ये मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के द्वारा, और क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है और ये बारिश अप्रैल के महीने में जो औसत बारिश होनी चाहिए थी, उस बारिश भी बहुत कम हुई है, उसकी वजह से भी ये इसने एक वृहद रूप ले लिया है। तो निश्चित रूप से जब कोई एक तरह से ये आपदा भी है और इस पे काबू पाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि इतने वृहद स्तर पे ये चीजें फैल जाएंगी। और जब ये वृहद स्तर पे हो रही है तो वृहद स्तर पे उसके लिए प्रयास भी हो रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने कहा कि IIT रुड़की से जो कृत्रिम बारिश का जो वो है, उसके लिए भी प्रपोजल तैयार है और उस पर बातचीत चल रही है। तो सरकार हर स्तर पे प्रयास कर रही है आग पे काबू पाने के लिए। ठीक है, देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवचंद जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? यशी जी, सबसे पहले तो मैं अभी लक्ष्मी जी को सुन रहा था और उसमें ये लग रहा था कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे विपक्ष में कोई होता है और वो समझाने की बात कर रहे हो। प्रश्न आपने खुद ही कर दिया, बात आपने खुद ही बताई कि ये आग जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि जो इसी साल लगी हो, पिछले साल भी लगी, हर साल लग रही है और कई सालों से लग रही है। आग के लगने के क्या कारण है? आग, अब ये बार बार एक मुद्दे पे आते हैं कि जिन लोगों ने आग लगाए उनसे अर्थदंड किया जाएगा, उनको जेल में, वो तो हो जाना चाहिए। अगर तुम्हें अभी पता चल जाना चाहिए था। नहीं तो कर रहे हैं ना, आग का बुझाने का काम सुन लो, आग बुझाने का काम एक तरफ होता और उनको पकड़ करके बंद किया जाता, लेकिन ऐसा हुआ है। अब एक तरफ सरकार ने पिछले सालों से देखा है, हम अभी देखने में आ रहा है कि जंगलों में, उन जंगलों में आग लगी है जहां जंगलों में चीड़ की बहुतायत है, जहां चीड़ के पेड़ है। कुछ हद तक बांध के पेड़ों के पत्ते भी ऐसे करते हैं जो आग लगाने का, बहुत आग में भड़काने का काम करते हैं, आग लगाते हैं। लेकिन फिर भी बांध जो है वो शीतलता रखता है, उसके जड़ों में पानी होता है और जहां बांध होता है वो जंगल, उन जंगलों में उनमें पानी रहता है। तो अब सरकार ने पिछले 10 सालों से हमने देखा है कि बजाय इन जंगलों को उगाने का, बांज हो गया, उसके बाद आपका बट वृक्ष हो गए, बुरांस हो गए, पीपल हो गया, और कुछ हमारे पहाड़ों में दालचीनी एक ऐसी चीज है कि पहाड़ों में दालचीनी के पेड़ ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनका घास के रूप में यूज हो रहा है, इन जंगलों को लगाया जाता है। लेकिन नहीं, हमारे देखने में आ रहा है कि बहुतायत बांस के पेड़ों को और चीड़ के पेड़ों को भी अभी तक लगातार जो सरकार के नुमाइंदे वो उनको बढ़ा दे रहे हैं। हम हर साल के हमने इतने चीड़ के पेड़ लगा दिए, कितने हमने बांस लगा दिया, जो कि आग भड़काने में काम करते हैं। दूसरी बात, सरकार ने ये जो अभी मीटिंग होती है प्रमुख सचिव से लेकर के या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, ये मामला अभी नहीं, ये हमारी तरफ से इसको नवंबर दिसंबर में, खासतौर पर जनवरी में आग अगर लगे तो क्या क्या उपाय इन्होंने कर देना चाहिए था। यहाँ तक कि अभी जो काम बोल रहे हैं कि लोकल बॉडी को भी साथ में लेना चाहिए था, ये तो विडम्बना है। ये शुरुआती में ये काम हो जाना चाहिए था। जो लोकल लोग हैं वहां पर उनको जो है जंगल की जवाबदारी दी जाती, आग कौन लगा रहा है उनकी देखरेख करते, थोड़ा बहुत मानदेय दिया जाता, आज उनका भी थोड़ा सा रोजगार होता था। लेकिन सरकार इन चीजों पर नहीं सोचती। मैं तो ये देख रहा हूँ कि धड़क रहे हैं जंगल और झुरस रहा है पहाड़ी आदमी, और ऊपर से पहाड़ी आदमी है नहीं, आज तो ये हो गया कि 4 धाम यात्रा आ रही है और उस 4 धाम यात्रा क्या देखेगी, धुआं पहाड़ों में पॉल्यूशन इतना फैल गया है। दूसरा तरफ मेरा ये कहना है सरकार का कि सरकार ये बोलती है कि अब हमने पुख्ता इंतजाम अभी कर दिया। इससे रिलेटेड, इस आपदाओं से रिलेटेड मैं जानना ये भी चाहूंगा उनसे कि बरसात अब आने वाली है, सिर्फ 1-1.5 महीना मात्र रह गया मानसून के लिए। उसके लिए सरकार ने यात्रा को मद्देनजर रखते हुए और इस आपदा को बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। SDRF को देहरादून में स्टैब्लिश करने से काम नहीं चलता। अभी आपने जिन अधिकारियों को मौके पर होना चाहिए था उनको आप देहरादून में आकर मीटिंग में बिठाते हैं। तो एक मतलब मिक्स कॉन्सेप्ट है, मैं कर देंगे, हो देंगे, करवा देंगे, हम बता रहे हैं, हम सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सरकार का ये एक तरफ से ठीक है, गैर जिम्मेदार। वापस आएंगे देवचंद उत्तराखंडी जी आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर कुलदीप राणा जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, कैसे देख रहे हैं, उत्तराखंड के जंगलों में हर साल आग लगती है, इससे पहले भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस का एक डेलीगेशन ने ये निश्चित किया है कि वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग करेगा। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो कई बार हम ये सुनते हैं कि दिल्ली से लोग उत्तराखंड आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। लेकिन अब जिस तरीके से पोल्यूशन यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, धुएं की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, और इस समस्या का समाधान पहले से क्यों नहीं निकाल कर रखते हैं जब पता है कि हर साल आग लगनी है? देखिए यसी, अब ये जो विषय है वनाग्नि का उत्तराखंड में, ये आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष
सरकार और विपक्ष प्रतिपक्ष इनसे काफ़ी आगे निकल चुका है, क्योंकि ये विषय मात्र राजनीति का विषय नहीं है। क्योंकि अगर वन जल रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो इससे सांस लेने में सिर्फ कांग्रेस के लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, भाजपा के लोगों को भी दिक्कत आएगी, यूकेडी के लोगों को भी दिक्कत आएगी, सारे समाज के लोगों को दिक्कत आएगी। और अगर वन्य जीवन प्रभावित होगा तो इससे सिर्फ सत्ता पक्ष को ही दिक्कत नहीं होगी, विपक्ष को भी दिक्कत होगी, सभी को दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें सामूहिक चीज़ें हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है। अब विडंबनाएं तो अनेक हैं, लेकिन क्योंकि राज्य सरकार के साथ, उत्तराखंड के साथ एक बड़ी विडंबना ये रही है कि यहाँ की सरकारें कभी भी अपने संसाधनों को लेकर के और अपने विषयों को लेकर के गंभीर नहीं रही हैं। यसी उत्तराखंड 71% वन आच्छादित क्षेत्र का राज्य है। ये भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां सर्वाधिक क्षेत्र जो है, भूमि क्षेत्र जो है, वो वन आच्छादित है। ऐसे में वनों की सुरक्षा का विषय कितना गंभीर होना चाहिए था, लेकिन पिछले 24 सालों में, क्योंकि आप देखिए 2012-13 में आपदा आई तो उत्तराखंड में SDRF की फोर्स बन गई, स्टेट डिजास्टर रिलीफ की फोर्स बन गई, है ना। अब हम हर चीज के लिए सेना की तरफ ताकते हैं। आतंकवाद हो तो सेना लड़ेगी, आपदा आ जाए तो सेना आएगी, अब जंगल की आग बुझाने के लिए भी सेना आ रही है। ठीक है, तो फिर हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन तंत्र, हमारा वन विभाग ये क्या कर रहा है, ये किस लिए है? वन विभाग को खत्म कर दीजिए और इको टास्क फोर्स जो इंडियन आर्मी की है उसको सारा जिम्मा सौंप दीजिए। वो वनों की रक्षा, न सिर्फ वनों की रक्षा करेंगे बल्कि वन को बढ़ाएंगे भी, वहाँ के पशु पक्षियों और जानवरों की रक्षा भी करेंगे और अग्नि प्रबंधन भी बेहतर कर सकेंगे। क्योंकि जब अल्टीमेटली हमने सेना के पास ही जा करके सारी चीज़ें उनको देनी है, उन्हीं से मदद लेनी है। देखिए उत्तराखंड में, और ये बात अभी यूकेडी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बड़ी सही कही कि भाई जब पतझड़ का समय आ जाता है तो पतझड़ के समय से ही हमें वन अग्नि प्रबंधन की दिशा में काम शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए आग जो है, आग लगने के अनेक कारण हैं और वनाग्नि के भी अनेक प्रकार हैं, लेकिन जो आग सबसे तेजी से फैलती है वो सतही आग होती है, जो धरती के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जब पेड़ों की पत्तियां और घास सूख जाती है गर्मी में तो उसमें आग लगती है। और ये वो पत्तियां होती हैं जो पतझड़ के समय पेड़ों से अलग हो जाती हैं। तो ऐसे समय में जब से, और खासकर जो हम हिमालयी राज्य हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना जो होता है, इसके समय यहाँ पे पतझड़ शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 3, 4, 5 महीने हमारे पास होते हैं कि हम इसका प्रबंधन कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है, उत्तराखंड में है। FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत का सबसे बड़ा वन अनुसंधान देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बावजूद अच्छा सबसे ज्यादा सेंचुरीज उत्तराखंड में है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, दुनिया को सबसे ज्यादा टाइगर, हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम और हमारी सरकारें अपने राज्य के जंगलों को, वनस्पतियों को बचाने की दिशा में कितने गंभीर हैं। देखिए सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करती है कि हम ड्रोन से क्राइम कंट्रोल करेंगे, हम ड्रोन से देहरादून का और उत्तराखंड का ट्रैफिक मेंटेन करेंगे। तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कभी ये सूझा नहीं कि वो ड्रोन के माध्यम से वनों की निगरानी कर सके? जहां आग शुरुआती दौर में है, ड्रोन के माध्यम से उनका पता लगे और वहां जाकर के उनको उस आग को बुझाया जा सके। अभी मैं आप ही के चैनल पे टीवी में ये देख रहा था कि जो लोग वन कर्मी जो हैं वो आग बुझा रहे थे, तो आपने देखा होगा जैसे कि वो अभी भी चल रहा है वीडियो कि वो पेड़ों की छोटी छोटी शाखाओं से आग बुझा रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि गांव के लोग जो जंगलों से सीधे जुड़े हुए होते थे, घास के लिए, पत्तियों के लिए, क्योंकि वो पशुओं का चारा होती थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेड़ों की शाखाओं को, छोटी छोटी पत्तियों की शाखाओं को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप पेड़ों को नुकसान कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि वो उनसे मवेशियों का चारा, वो उनका प्रतिपूर्ति होती थी। और आज आपके पास आग बुझाने के लिए कोई संसाधन नहीं है, तकनीकी संसाधन नहीं है, आप उन्हीं पेड़ की उन्हीं शाखाओं को काट करके
उससे आग बुझा रहे हैं। ये देखिए ना, ये कितना हास्यास्पद और विवादास्पद है ये, कि आम जनता के लिए जिन शाखाओं पर आप कानून लगाते हैं उन्हीं शाखाओं को काट करके आप आग बुझा रहे हैं। ठीक, 21वीं सदी का भारत, ठीक है, और हमारे पास वन अग्नि प्रबंधन के लिए तकनीकी तंत्र नहीं है। हमने वन पंचायतों को इतना कमजोर कर दिया। आज आपको अल्टीमेटली क्या हुआ, आपको लौट करके महिला मंगल दल की तरफ आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि वो जानते हैं अपने जंगलों को, अपने पेड़ों को पहचानते हैं, उन्हें मालूम है पेड़ों के जंगलों के बीच के छोटे छोटे रास्ते जहां से वो जा करके अग्नि को बुझा सकते हैं। सरकार इतने सालों में, हमारी सरकारें जंगल के बीच में सड़कों का वो नेटवर्क विकसित नहीं कर पाई, ताकि अगर कहीं आग लगती है तो उसको फैलने से पहले ही उन क्षेत्रों में जाकर के हम कैसे बुझा सकें। ठीक, इसमें भी हम असफल रहे। हम तकनीकी रूप से वन अग्नि प्रबंधन के विषय में भी हम असफल हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा शोध संस्थान वन अग्नि से वन से जुड़े हुए देहरादून में है। ये पूरे भारतवर्ष के बड़े संस्थान हैं जो देहरादून में हैं, उत्तराखंड में हैं, लेकिन हम उसमें भी असफल हैं। तो ऐसे में अब आप देखिए, वायु प्रदूषण हो रहा है, हम हिमालयी राज्य हैं, तापमान में कितनी वृद्धि हो गई है, इसका हम समझ रहे हैं कि हम इसका जो दुष्प्रभाव है वो ग्लेशियर पे कितना पड़ेगा। और ग्लेशियर अगर मेल्ट होने लगे तो फिर पेयजल की जो समस्या है वो फिर सिर उठाने लगेगी। ठीक, बिल्कुल। देखिए तो कुलदीप जी, कहीं ना तमाम कहीं सारी चीजों को लेकर, हाँ, ये बिल्कुल जिस तरीके से वनाग्नि है, इसकी बहुत सारे कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स जो है वो हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे, और अभी जो मिल रहे हैं सो अलग, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। जो यहाँ धधकते जंगल, सुलगते पहाड़, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जितेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर, जहां कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से लेती हुई नजर आ रही है? जितेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? जी आई। कांग्रेस जहां इस मसले को गंभीरता के साथ उठा रही है, क्या कुछ कहना है? देखिए एसी जी, जंगलों में आग पहली बार नहीं लगी है। लगातार जब भी मार्च का महीना आता है जंगलों में आग लगी रहती है। ये सरकार का काम है, सरकार का दायित्व बनता है कि आप लोग पहले तैयारी क्यों नहीं करते। जब आप पहले तैयारी नहीं करोगे, पूरे साल आप सोए रहते हो जंगलों में, तो आग ये मैं एक नजदीक का मामला आपको बताता हूँ। पहाड़ों की स्थिति तो इस समय बहुत दयनीय बनी हुई है। एक ड्राईपुर से सटा हुआ जंगल है, यहाँ तक कोई वन विभाग का कर्मचारी आग बुझाने नहीं आया, जबकि आग सड़क से लगी हुई थी, सड़क में साफ आग दिख रही थी। जब तक पहले क्या होता था कि गांव के लोग आग बुझाने के लिए जाते थे। आप लोग जब जंगल जमीन पे उन लोगों को अधिकार नहीं दोगे, जिन लोगों का पुराने अधिकार था, वो घास पत्ती के लिए ले जाने अपनी गायों को, भैंसों को घास लेने लाते थे जंगलों से, चूल्हे जलाने के लिए लकड़ी लाते थे। आज अगर कोई लकड़ी लेने जाता है, आप उनको भगा देते हैं। जंगलों में आप क्यों कोई गांव का आदमी उसमें जबरदस्ती वो करेगा। आपको जोशीमठ की अगर बात याद होगी, जो महिलाएं घास लेने के लिए गई थी, इन्होंने उन महिलाओं को जेल में डालने का काम करा। तो वो महिलाएं क्या आग बुझाने का काम करेगी क्या? उसमें क्यों हो जाएगी आग बुझाने के लिए? आप खुद ही समझ सकते हो। लगातार हम उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार मांग करी ग्रीन बोनस दो। पूरे देश के अंदर उत्तराखंड में सबसे, जैसे कि राणा जी कह रहे थे अभी, कि पूरे देश के अंदर अच्छा तो हमारा उत्तराखंड है। आप यहाँ के लोगों को जब तक ग्रीन बोनस देने की मांग नहीं करोगे, आप आपदा के समय जितनी भी आपदाएं प्रदेश के अंदर आती है, एक भी आपदा में सरकार बताए कि वो सफल हुई, एक भी आपदा में वो सफल नहीं हो पाई। जितनी भी आपदाएं, आप डेंगू जब प्रदेश के अंदर हुआ था उसमें ये फेल हुए हैं। जब पूरे जल भराव, अब देखिए आप 1 महीने बाद बरसात है, और अभी 2 दिन पहले, जो 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी, उसमें पूरा जलमग्न हो गया था।
आपने कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है, आप कोई व्यवस्थाएं सुचारू रूप से दुरुस्त नहीं कर पाए। तो ऐसी आप ढूंढ लीजिए, प्रदेश के वन मंत्री, पूरे प्रदेश में आग लगी हुई है, आप प्रदेश के वन मंत्री को ढूंढ लीजिए कि वन मंत्री कहाँ है इस समय। मुख्यमंत्री प्रचार में घूम रहे हो तो आप स्वतः वो लगा सकते हैं अंदाजा कि इस प्रदेश की स्थिति क्या है। ठीक है लक्ष्मी अग्रवाल जी, बहुत सारे आरोप यहाँ पर विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री दूसरे चुनावों के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, वन मंत्री का कुछ अता पता नहीं है और वन विभाग तो वैसे भी काम कर नहीं रहा है, तो कैसे जंगलों की आग बुझेगी? यशी जी मैंने पहले भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी इतने गंभीर हैं इस विषय को लेकर कि पूरे देश भर में स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है मुख्य सचिव और अन्य जिलाधिकारी और तमाम आलाधिकारियों से बराबर वो दिशा निर्देश और फीडबैक ले रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने आज अपनी सारी मीटिंग स्थगित करके वो देहरादून में उन्होंने सारे सचिवालय में सब आलाधिकारियों की बैठक को बुलाया। तो इससे ये पता चलता है कि वो कितने गंभीर और चिंतित है इस विषय को लेकर। और उन्होंने जैसे कहा भी है, हमारे मुख्य सचिव ने कहा, अभी मैं राणा जी को भी सुन रही थी, औरों को भी सुन रही थी, निश्चित रूप से जो लोकल लोग हैं, ये देखिए मैंने कहा कि हर चीज को एक राजनीतिक दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अभी ये भाजपा या कांग्रेस या यूकेडी या आम आदमी पार्टी की वो नहीं है। इसमें हर व्यक्ति की जन सहभागिता बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से सरकार, कुछ गांव ऐसे भी है, सरकार का ये प्रयास है कि जो स्थानीय लोग हैं जिनकी मदद से कुछ गांव ऐसे जो अभी तक इससे बचे हुए हैं, तो निश्चित रूप से सरकार ने घोषणा करी कि उन गांवों को पुरस्कृत किया जाएगा, उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो इसमें वनाग्नि को रोकने के लिए जो है वो आगे आ रहे हैं, उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। अभी मैं सुन रही थी यूकेडी के प्रवक्ता जी को कि सरकार अभी तक उनका ढूंढ नहीं पाई है। निश्चित रूप से सरकार उनको ढूंढ भी रही है और सरकार ने प्रावधान भी किया है कि जो भी ऐसे लोग हैं उनको जेल में डालने का काम किया है, उनसे वसूली करने का सरकार ने वो किया है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि सरकार कितनी गंभीर है। आपदाएं किसी को बता के नहीं आती, लेकिन आपदा जब आती है तो निश्चित रूप से सरकार उससे पहले भी तैयारी करती है, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता कि आपदा किस रूप में और कितने वृहद आएगी। तो सरकार उस पर लगातार प्रयास कर रही है और उस पर काफी हद तक सफल भी हो रही है। अब अधिकारियों की अगर मीटिंग है तो निश्चित जिलाधिकारी के साथ साथ वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ आपके पीएससी के जवानों के साथ साथ होमगार्ड और पीआरडी के जवानों के साथ साथ हर विभागों के अधिकारियों को इस समय सरकार जो है वो ये वनाग्नि को रोकने के लिए उसमें लगाया गया और सरकार ने एक सप्ताह का समय दिया। और निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि जिस तरह से लगातार सरकार इस दिशा में काम करी है, निश्चित रूप से हम इसमें बहुत जल्दी आग पे काबू पाने के लिए कामयाब हो जाएगी। लक्ष्मी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि उत्तराखंड में वन मंत्री कौन है, क्योंकि वन मंत्री के रिएक्शंस ही नहीं आ रहे हैं। वन मंत्री अपने कामों में बिजी हैं, वन मंत्री को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उत्तराखंड जल रहा है, तप रहा है, आग लग रही है, लगती है तो लगने दीजिए, हमको क्या करना है। नहीं लक्ष्मी अग्रवाल जी, ये बताइए, हर बात का ठेका क्या धामी जी ने ले रखा है? धामी जी केवल हर चीज को लेकर जिम्मेदारी उठाने के लिए वही बैठे हैं। कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं तो उनके अंडर बहुत सारे मंत्री हैं, फिर उनके अंदर छोटे अधिकारी हैं, फिर बड़े अधिकारी हैं, ये एक चेन है, क्योंकि एक व्यक्ति पूरा उत्तराखंड नहीं संभाल सकता है। वन मंत्री किधर है? धामी जी तो सीरियस हैं, ठीक है, लेकिन वन मंत्री जी सीरियस कब होंगे? यशी जी, वन मंत्री जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार, मैंने कहा ना कि अभी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि दिशा निर्देश और जो भी इम्प्लीमेंट करना है या जो भी फीडबैक लेना है वो अधिकारियों के द्वारा ही लिया जाएगा, और लगातार इस फीडबैक ले रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो उच्च अधिकारी है वो अपने अधीनस्थों को जब फीडबैक जो होता है वो दिशा निर्देश उनको देते हैं, तो निश्चित रूप से एक चैन के रूप में काम करता है। तो वन मंत्री जी तो जाके मौके पे वो नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने और वन मंत्री लक्ष्मी जी, वन मंत्री है कौन वैसे उत्तराखंड के? देखिए, जो भी उच्च अधिकारी है वो मौके पे जो पॉइंट पे जाके वो मॉनिटरिंग करेगा और वहां पे जाएगा। तो निश्चित रूप से निर्देश दिए हैं और लगातार इसकी मॉनिटरिंग चल रही है। लक्ष्मी जी, अपनी नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, उत्तराखंड के वन मंत्री है कौन? नहीं, माने सुबोध उनियाल जी जो है, चलिए, निश्चित रूप से मैंने कहा ना, सुबोध उनियाल जी है वो निश्चित रूप से इस पे काम कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और लगातार अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। ठीक है, देवचंद उत्तराखंडी जी, क्या कहना है? लक्ष्मी जी तो बता रही हैं कि वन मंत्री जी सुबोध उनियाल जी, नाम ले लेते हैं उनका ताकि जनता को भी थोड़ा पता चले कि सुबोध उनियाल जी वन मंत्री हैं, वरना लोग अभी भ्रम की स्थिति में है कि आखिर वन मंत्री कौन है। क्या कुछ कहना है? ये तो
आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज लोगों को वन मंत्री का नाम पता चल गया है। और आपको पता, जब आग भीषण आग लगी, बार बार लगी, कहने से भी बिल्कुल नजर साफ आ रहा है कि वो बहुत गंभीर है। जितना वो गंभीर है, मैं भी गंभीर हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, खाली मैं भी बहुत गंभीर हूँ। अब ऐसे गंभीर होकर के सारे गंभीर रहकर काम कौन करेगा? मेरा ये कहना था कि सुझाव है मेरा, अब मैं सुझाव देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अगर कभी इनका हमको फायदे इन बोलते हैं कि लोगों को हम जोड़ रहे हैं, अरे इसमें बेमनस्ता छोड़ो, पार्टी छोड़ो और आप आह्वान करो कि आओ हमारे साथ आग बुझाओ। तो कुछ मैं सुझाव देता हूँ। सबसे पहले तो ये होना था कि जो पिरूल है, उस पिरूल को जब लोग पहाड़ों में रहते थे, अब नहीं रह रहे हैं, तो वो बरसात के टाइम में उसको उठा करके पहले उठा लेते थे और बरसात में जानवरों के नीचे रखते थे और वो गोबर में सड़ाने के काम आता था। वैसे ही बांध के पत्ते उठाते थे, वहां रख लेते थे। जैसे अभी हमारे जो नेता कांग्रेस बोल रहे थे, बिल्कुल उसी से मिलते जो राणा जी बोल रहे थे, वो भी बात है। पर अब क्या है, वहाँ लोग ही नहीं रह रहे। अब घास हो जाती है तो वो घास वहीं सूख जाती है, वो गर्मी में जलेगी। और अब ये, और इसके बाद देखो, अब आग लग गई है, बहुत सारे पेड़ जो सूख गए हैं वो इस बरसात के आते आते टूट जाएंगे और जंगलों में ही पड़े रहेंगे। और जब वो जंगलों में पड़े रहेंगे तो अगले साल फिर वो आग के लिए एक ईंधन का काम करेंगे। होना ये चाहिए था कि सरकार को राजस्व भी मिलता, एक विजन होता, एक प्लानिंग होता कि उन लकड़ियों को वहां से इकट्ठा करके जंगलात के माध्यम से और उनको कहीं इकट्ठा करके पहले ही ऐसे जब वहां से उनको जो है ईंधन के रूप में जो खरीदना चाहता है, वो ले जाना चाहता है, वो ले जा सकता था। लेकिन ऐसा ये सोच नहीं है। पिरूल को टाइम पर, जैसे ही हमारा पतझड़ शुरू हो जाता है, उसी टाइम उठाकर उसका कहीं डंपिंग में ऐसा जो डंप बनाया जाता है वहां सड़ाया जाता, वो काम आता। बांध के पत्ते भी उसमें सड़ाए जाते, काम आते। घास के लिए वहां के जो लोकल लोग अभी हैं, पहले तो पौड़ी जैसे जिले में और कई जिलों में तो लोग है ही नहीं, जानवर है नहीं, तो घास किसके लिए काटेंगे? लेकिन जो कुछ भी है, खास तौर पर आपको पता होगा, टेक्निकल बात यह है कि आग कभी भी रास्तों में या सड़क में नहीं लगती है। तो पहले जब वन प्रहरी हुआ करते थे, हमने खुद वो काम किया हुआ है, तो हम रास्तों से पिरूल और उसको हटा देते थे दूर दूर। अगर यहाँ तक आग लग भी गई तो बुझाने में आसानी होती थी और वो आगे नहीं बढ़ती थी। इस टाइप की सोच। दूसरी बात जो अभी बता रहे थे राणा जी कि वो पत्तों से बुझा रहे हैं आग। अरे इतना सरकार के पास पैसा है, इतना लिफ्टोल ग्राउंड ले रखा है, बहुत कुछ ले रखा है, उसी को यूज कर लो। गाँव में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को दे दो। आपके आजकल बड़े बड़े अच्छे इक्विपमेंट आ गए हैं, उनको चलाना सिखाओ। फायर बिटर दे दो बड़े बड़े, उससे जल्दी आग वो सब हो रहा है। आदेश कर दिया सरकार ने उसके लिए। मैं सोच नहीं आपकी, मैं सुझाव दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुन लो। मैं आपका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप जो बोला। बाकी इन सब चीजों को सोचकर ये सारा काम गर्मी आने से पहले पहले हो जाता। दूसरा, जो कई जगहों पर ऐसे खाले बन जाते, टैंक बन जाते और वहां पर पहले ही 2-3 टैंकर पानी भरे रहते ताकि गांव के लोग वहां से जल्दी जल्दी उठाकर पानी से बुझा देते। अब जब जंगल का 1200 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं और जंगल आग बेकाबू हो गई है, तब हम हेलीकॉप्टर लाएंगे, तब IIT रुड़की को बुलाएंगे, सेना को बुलाएंगे, बुलाया जाएगा। होना चाहिए जैसे भाषण देंगे तो इस आग पर काबू नहीं पा सकते हम। हमें वक्त पर इस पर काम करना चाहिए। और अब आग तो लग गई, जंगल तो जल गए, बहुत जल्दी 1-7 महीने तक आग हो रहेगी, क्योंकि वही लकड़ियां वहां पर ही वहां आग रहेगी। उसके बाद फिर आपदा आएगी बरसात की, फिर आप जो है जुलाई में एक और मीटिंग बिठाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाएंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं कि सरकार ये उत्तराखंड की जनता को ऐसे झुलसने पर मजबूर मत होने दो और वक्त पर आकर के अपने जिसके लिए सरकार बनी हुई है उस पर काम करना शुरू कर दो। खाली जाकर के वन मंत्री बैठे हुए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, ग्राउंड में जाकर देख भी लेंगे कि क्या समस्या है, या आपके वन अधिकारी क्या कर रहे हैं। इनका तो थ्रू आउट साल में वो तो नहीं चुनाव लड़ रहे थे, उनको साल में ये काम तो करना चाहिए था। लेकिन बीजेपी बाद में कह देगी कि ब्यूरोक्रेसी हमारे कंट्रोल में नहीं है और इस ढंग से उनका एक बाईपास करके आप आग पे बेकाबू, आग पे आप जनता पर काबू पा लेंगे, बाकी आग पे तो आप लोग काबू नहीं पा सकते। उन्हें यह है कि जंगलों में संयुक्त जंगलों का निर्माण करें, जहां पर चीड़ है उन चीड़ों के साथ और जंगलों को लगाएं और धीरे धीरे चीड़ को कम करने की कोशिश करें। इसका ये कुछ ऐसा फ्री होल्ड करते हैं, चीड़ की लकड़ी इमारती भी है, उसका परमिशन दें लोगों को, लेकिन आपने तो उनको वहां भी बांधा हुआ है, यहाँ भी बांधा हुआ है। तो वास्तव में अभी जो नाना जी बोल रहे थे कि कैसे लोग आग बुझाने जाएंगे वहां, जब उनको आपको कोई वन अधिकार है ही नहीं। एक बार वापस जो 1980 से पहले का जो वन नियम थे उन पे आकर के ही आग पर काबू पाया जा सकता मैन्युअली।
जितेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर देवचंद उत्तराखंडी जी ने काफी ज्यादा सुझाव दिए हैं कि वनों की आग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ जिस तरीके से नाराजगी की बात आ रही है कि पहले लोग इस बात का ख्याल रखते थे आग लगने से पहले या आग लगने की आशंका होती थी तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो उस आग को बचाने का प्रयास करते थे, लेकिन जिस तरीके से अब जो सिचुएशन है या जो स्थिति है उससे कहीं ना कहीं सरकार उबरने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का ये भी मानना है कि आप कहीं ना कहीं जनता को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब तक आप वनाधिकार की जो मांग हम उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं उन वनाधिकारों को लागू नहीं करेंगे तब तक ये आग लगती रहेगी। लोग बुझाने जाएंगे भी, सरकारें बुझाने का काम भी करेंगी, सरकार किसी की भी हो, चाहे हमारी रही हो चाहे भाजपा की रही हो। लेकिन जब तक उत्तराखंड वासियों को उनके मूल अधिकारों में वनाधिकार भी आता है, जब तक आप उनके अधिकारों को उनको नहीं देने का काम करते हैं तब तक आग लगती रहेगी, लोग बुझाएंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार अभी भी झूठ कह रही है कि 1100-1200 हेक्टेयर जंगल जल के राख हो गया है, उसके बाद इनको एक्शन प्लान की याद आती है। उससे पहले इनका कोई एक्शन प्लान होता ही नहीं है। दूसरी बात क्या कह रही है गवर्नमेंट कि एक भी वन्य जीव के मरने की सूचना अभी तक उत्तराखंड में नहीं है। अरे भैया, ये तो इस समय पशु पक्षियों का ब्रीडिंग सीजन है। कितने पक्षी बेचारे घोंसलों पे ही अंडे देके मर गए होंगे, जन्म लेने से पहले ही मर गए हैं। कितने जीव जंतु पूरे जंगलों में मर गए होंगे। कम से कम आप सच्चाई तो बता दीजिए सरकार को। और अगर तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर वन मंत्री जी ग्राउंड जीरो पे होते तो पूरा महकमा आग बुझाने के लिए लगा होता। अब पूरा महकमा आपको कहीं दिख रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। कहीं कहीं 2-4 लोग, अगर आप मेन रोड से जाएं तो 2-4 फॉरेस्ट गार्ड इसलिए बैठे हैं कि जंगलों से पत्थर आएंगे नीचे, भैया यहाँ पे रुक जाओ। आग कोई नहीं बुझा रहा है, और बुझा रहे आज टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, और आप वही जो 2 झाड़ के पत्ते निकाले और चल दिए। वन मंत्री जी यहाँ है ही नहीं, वो विदेश दौरे पे है। यहाँ उत्तराखंड मैं लक्ष्मी कपड़वाणी जी हमारे कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ नेता रही हैं, अब आप भाजपा में चली गए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वन मंत्री जी उत्तराखंड में है ही नहीं। आपको गढ़वाली आती हो, एसी जी नहीं आती हो, लेकिन नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हमारे लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक उस समय सरकार पे बड़ा तंज कसा था कि चुप रहो छोरो हला ना करे, मंत्री दीदा शेणु छा। ये आज सटीक बैठा है। मंत्री जी कहीं नजर नहीं आ रहे, मंत्री जी सो रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है। उनको एसी में बैठ के अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ही रहे होंगे तो वो बेचारे किससे करेंगे? वो दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके वो भी एसी रूम में बैठा होगा। लेकिन धरातल पे किसी से करके देखे हो कि हाँ भाई मैं धरातल में बैठा हूँ, यहाँ पर आग लगी, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके दिखाए तो लोग जाने कि हाँ भाई हमारे वन मंत्री हमारे सही है, वो ग्राउंड जीरो पे है। बिल्कुल। लक्ष्मी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इसके बाद मैं कुलदीप जी आपके पास आते हो। वन मंत्री तो आपके यहाँ पर है नहीं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि धरातल पर अगर मंत्री आपके होते तो शायद लोग काम कर रहे होते। एक दूसरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉल कर लेने से ये महज खाना पूर्ति कहलाती है। यशी जी, आप मुझे बताइए कि हम ये कह देने से, ये भ्रम फैला देने से कि ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है, ये इस तरह से मतलब सत्ता पक्ष पे विपक्ष का भी एक भ्रम होता है कि अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसका नहीं, ये भ्रम तो नहीं है ना कि सुबोध उनियाल जी नहीं है यहाँ पे उत्तराखंड में, ये भ्रम तो नहीं है ना, ये तो सच है। ये तो काफी दिनों से चल रहा है कि तो सुबोध जी को तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आए वापस? हर उच्च अधिकारी, यहाँ तक कि जो हमारे वन मंत्री हैं, शासन मुख्यमंत्री जी ने भी ये निर्देश दिए हैं कि जो भी उच्च अधिकारी है, डीएफओ है या जो भी वन विभाग के अधिकारी है, जो भी आला अधिकारी है, जिलाधिकारियों को कहा कि समन्वय बना के ग्राउंड जीरो पर जाकर वास्तविक स्थिति से को देखते हुए वहां उसको सुझाव दे, उसको आग बुझाने का प्रयास करे, और इसमें और विभागों के अधिकारियों की भी अगर जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से उस पर भी काम किया जाएगा, उनकी भी सेवाएं ली जाए। यहाँ तक कि आपदा प्रबंधन को सरकार ने आदेश कर दिया कि जो फायर उसके नियंत्रण के जो यंत्र हैं उनको खरीदने का उनको बता दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने किया कि जो फायर वाचक जो लक्ष्मी अग्रवाल जी, एक बात अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही तंत्र काम कर रहे हैं, एक तो सेना काम कर रही है और या तो न्यायपालिका काम कर रही है। बाकी किसी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी सब अपना अपना काम, अपनी अपनी चीजें लेकर बैठे हुए हैं।
उत्तराखंड की किसी को कोई चिंता नहीं। उत्तराखंड की जो सरकार है, धामी सरकार है, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता के हितों को सर्वोपरि रखकर काम करती है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि उत्तराखंड में सरकार काम नहीं कर रही है। उत्तराखंड में सरकार काम कर रही है और ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है। आपने पिछले भी तमाम ऐसे वो देखे होंगे कि सरकार ने ग्राउंड जीरो पे आके चीजों को। चलिए अब ये भी बता दीजिए कि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, लोगों को परेशानी नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, और अगर उनको समस्या होगी तो उसका समाधान क्या है? यशी जी, मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 4 धाम यात्रा को लेके, पेयजल को लेके, लक्ष्मी जी आपकी सुई एक ही बात पर अटक गई है। धामी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, धामी जी ने बैठक की, धामी जी ने निर्देश दे दिए, आगे का भगवान मालिक है जी। लगातार आप देखिए, जब देश के मुखिया हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर चीज की। 4 धाम में आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उनको पेयजल की कोई सुविधा ना, उनके स्वास्थ्य संबंधी लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और इस पे काम भी हो रहा है। क्योंकि अब हमारी यात्रा शुरू होने में मात्र 10 मई से हमारी यात्रा शुरू हो रही है, उस पे बहुत चलिए ठीक, वापस आएंगे आपके पास। कुलदीप राणा जी, अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो मुझे लगता है कि एक नैतिक जिम्मेदारी जनता की भी है, आम जनता की भी है, और उन लोगों को भी ये बात समझनी होगी जो लोग उत्तराखंड के जंगलों में आग लगा रहे हैं या जो जिम्मेदार हैं इसके। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस वालों को दूषित तो हवा कर नहीं रही होगी या फिर बीजेपी वालों को नहीं कर रही होगी, ऑब्वियस है कि ये उन लोगों को भी कर रही होगी जिन्होंने ये आग लगाई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को दोष देना तो ठीक है क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां सरकार की हैं, लेकिन हमें खुद भी एनालिसिस करना चाहिए कि हम कैसे मदद कर सकते हैं सरकार की इस आग को बुझाने में या पर्यावरण को दूषित होने से बचाने में। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए यसी, उत्तराखंड देश का वो राज्य है जिसने वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर स्थापित किया है। ठीक, देश में सर्वाधिक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण उत्तराखंड से हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हालांकि ये भी एक विडंबना है कि जंगल में आग लगी है, जंगल सुलग रहे हैं, लेकिन जिन पेड़ों ने उनको पद्मश्री दिलाया वो सारे गायब हैं, वो सारे पर्यावरणविद गायब हैं इस समय। आपने किसी पर्यावरणविद का, यहाँ पे जो अन्य प्रवक्ता हैं, चाहे भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, यूकेडी के हैं, आप मुझे बताइए कि किसी पर्यावरणविद का आपने इस बीच कोई स्टेटमेंट देखा? किसी पर्यावरणविद को, पद्मश्री को आपने जंगल में देखा? इस समय कहीं नहीं है। ये कहाँ गायब हैं इनका कोई पता नहीं। एक पर्यावरणविद तो खुद सरकार के बगलगीर हैं, और क्योंकि वो जब अखबार पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि वो मुख्यमंत्री को इको बजट, इको इकोनॉमी पर बड़े राय देते हुए फिरते हैं। कहाँ हैं? उनकी साइकिल कभी पहाड़ पर्वतों में नहीं चढ़ती, उनकी साइकिल हमेशा मैदान के क्षेत्रों में जाती है ज़्यादातर पर्यावरण को लेकर के। ठीक है, ये तो एक सवाल है। दूसरी चीज़, अभी एक वीडियो ट्विटर पे भी काफ़ी चल रहा है और कुछ दिनों पहले वो दोनों लोग पकड़े गए हैं। 2 युवा, बिहार के युवा, वो बड़ी धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि हम पहाड़ को जलाकर राख कर देंगे, हमसे टकराना मत। ठीक है, तो ये असामाजिक तत्व भी गिरफ्तार हो रहे हैं। जहां तक आपने उत्तराखंड के लोगों की बात करी, मैं यहां पर उत्तराखंड के लोगों के पक्ष में खड़ा हूं। इसलिए खड़ा हूं क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने जंगल लगाए हैं, वन अधिकार सरकारों ने छीने हैं, गांव वालों ने अपने जंगल हमेशा बचाए हैं। बिल्कुल। और उत्तराखंड का राज्य इस मामले में एक आइडियल है। दूसरी बात, अभी राजनीतिक चीज़ों पर चर्चा हो रही थी, आप पूछ रहे थे कि वन मंत्री कहाँ हैं, और मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, मुख्यमंत्री कहाँ हैं। ठीक है, बहुत अच्छा डिफेंस किया उन्होंने, स्वाभाविक सी बात है कि अपने दल के नेता का डिफेंस करेंगे ही। आप सबको याद होगा पिछले वर्ष जून में ओडिशा में एक रेल दुर्घटना हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी मौके पर थे जी। अमूमन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन बहुत बड़े होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मौके पर थे। आपको वो फोटो और वीडियो याद आ रहे होंगे जब वो फोन पर बातें कर रहे थे। ठीक है, राहत शिविरों में जाकर बिल्कुल जब वो फोन पे बात कर रहे थे। और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कपड़े नहीं बदले थे 48 घंटे तक, जब तक वो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो उस जगह से हिले नहीं। ये होता है ग्राउंड जीरो पर होना, ये होता है जिम्मेदारी का होना। अपने नेताओं से ही तो कुछ सीख ले लीजिए।
धुआंधार प्रचार हो रहा है चुनाव में, होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इधर भी दे दो, हमारे जंगल धुआं धुआं हो रहे हैं। ठीक, विडंबना एक ये इस राज्य की है कि हमारे लोग ही, हमारी सरकारों में हमारे लोग ही राज्य को लेकर के उतने गंभीर नहीं रहे। कभी चुनाव में सारी गंभीरताएं दिखती हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का पता नहीं है, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पता नहीं है, धर्म संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज का पता नहीं है, जंगल सुलग रहे हैं, वन मंत्री का पता नहीं है। ठीक, तो ये तो तमाम सारी चीजें हैं, ये तो जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं मैं आज देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये सवाल हैं, मैं कोई राजनीतिक दल नहीं हूं, लेकिन ये सवाल हैं, सुलगते हुए सवाल हैं, सुलगते हुए पहाड़ों के। ठीक, मैं लक्ष्मी, अभी हम देख रहे थे, मैं लक्ष्मी जी को एक कहूंगा कि अगर वो मुख्यमंत्री जी से उनके बात मिलते हैं और अगर सरकार के लोग ये बात टीवी डिबेट देख रहे हैं तो अरे भाई, जो लोग वहां पर आग बुझा रहे हैं, कम से कम उन्हें मास्क तो दे दीजिए ताकि वो उस धुएं से बच सकें। अभी हम पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना से निकली है, लोगों के लंग्स वैसे ही प्रभावित हैं कोरोना से, उन्हें कम से कम उससे अग्नि धुएं से बचाव के लिए मास्क तो दे सकते हैं ना। ठीक, तो वो मास्क कम से कम उनको दे दीजिए। आप आग बुझाने के संसाधन नहीं दे सकते तो मास्क तो कम से कम उनके लिए उपलब्ध करा लीजिए। देखिए, एक बड़ी चीज है उत्तराखंड में, जैसे हम लोगों ने अलग अलग विषयों को लेकर के, आपदा को लेकर के, तमाम सारी चीजों को लेकर के टास्क फोर्स बनाई है, क्योंकि ये राज्य वन आच्छादित राज्य है, तो इस राज्य के लिए एक फॉरेस्ट फायर इको टास्क फोर्स की बहुत जरूर आवश्यकता है, जो कम से कम वन अग्नि से जुड़े हुए, और ये नहीं कि सिर्फ गर्मी, वन अग्नि तो 3-4 महीने रहती है, इसके बाद बरसात आ जाएगी, ये सोच करके नहीं, हम उसका अन्य जगह भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें एक इसकी गठन की जरूरत है। ये रोजगार भी देगा, जंगलों को भी बचाएगा, वन्य जीवों को भी बचाएगा। तो ये एक सुझाव है, इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए, वरना न राज्य बचेगा न राज्य के जंगल बचेंगे। कुलदीप जी, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार शायद इन सब बातों को लेकर संजीदा होगी और जल्द ही जो पहाड़ सुलग रहे हैं उनको जल्द ही उनकी आग बुझेगी। फिलहाल चूंकि जिस तरीके से अब चारधाम यात्रा भी है, ये भी एक चिंता का विषय है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से पहाड़ लगातार सुलग रहे हैं और वनों की आग बढ़ती जा रही है, ऐसे में अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर जिस तरीके से काम हो रहा है उससे आग बुझती नजर नहीं आ रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के